नमस्कार, मैं जया प्रीति, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आज के लेक्चर का टाइटल है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ एक्वाकल्चर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्वाकल्चर वेंचर्स, मार्केट डायनामिक्स, प्राइसिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अर्थात जल कृषि के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत पहलू, जिसके अंतर्गत जल कृषि उद्यमों का लागत लाभ विश्लेषण, बाजार की गतिशीलता, मूल्य निर्धारण और निर्यात क्षमता के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जल कृषि एक्वाकल्चर के बारे में। जल कृषि के अंतर्गत तालाबों, नदियों, झीलों, महासागरों आदि में जलीय जीवों जैसे मछली, शंख, शैवाल, झींगा और अन्य जलीय पौधों की नियंत्रित खेती की जाती है। जल कृषि में जलीय जीवों का प्रजनन, पालन और संरक्षण शामिल है। जलीय कृषि के अनेक लाभ हैं। इनमें से आवास पुनर्स्थापना, इसका प्रयोग क्षीण आवासों को बहाल करने, जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रजातीय संरक्षण, इससे संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी के पुनर्निर्माण में सहायता मिल सकती है। आर्थिक लाभ, इससे रोजगार सृजन होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है। उत्पाद विविधता, इसमें मछली के साथ साथ झींगा जैसे क्रस्टेशियन, सीप जैसे मोलस्क और जलीय पौधों की खेती शामिल हो सकती है। जल कृषि के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत पहलू, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ एक्वाकल्चर। सामाजिक आर्थिक पहलू के अंतर्गत आय उत्पन्न करना, आजीविका में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा में योगदान देना तथा संसाधन प्रतिस्पर्धा और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चुनौतियों का सामना करना आता है। नीतिगत पहलू, नीतिगत निर्णय सतत यानी सस्टेनेबल जल कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने और संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल कृषि के सकारात्मक पहलू, जल कृषि के सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि, विशेष रूप से विकासशील देशों में कुपोषण को दूर करने, आहार विविधता में सुधार करने में मदद कर सकती है। रोजगार और आय सृजन, जल कृषि से कृषि प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होता है। आर्थिक विविधीकरण, यह उन समुदायों के लिए आय और आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर सकता है जो कृषि या मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। विदेशी मुद्रा आय, जल कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिससे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा उत्पन्न होती है। जल कृषि के नकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, जल कृषि से प्रदूषण, आवास विनाश, संसाधन प्रतिस्पर्धा हो सकती है जिससे कृषि और पर्यटन जैसे अनेक उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक असमानता, जल कृषि विस्तार के कारण कुछ समुदाय प्रभावित हो सकते हैं, विशेष रूप से यदि इससे संसाधन प्रतिस्पर्धा या विस्थापन उत्पन्न हो। संसाधन प्रतिस्पर्धा, भूमि और जल संसाधनों को अन्य उपयोगों से हटा दिया जा सकता है जिससे जल कृषि और अन्य हितधारकों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। बाजार में अस्थिरता, समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमत में उतार चढ़ाव से जल कृषि उद्यमों की आय प्रभावित हो सकती है तथा इससे जुड़े लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। नीतिगत पहलू, जल कृषि नीतियों का उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना, ऐसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जो पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करें और दीर्घकालीन उत्पादकता सुनिश्चित करें। समान लाभ सुनिश्चित करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी हितधारकों को जल कृषि विकास से लाभ मिले। शासन को मजबूत बनाना, पर्यावरण संरक्षण, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व सहित जल कृषि कार्यों के लिए स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश स्थापित करना। नीति उपकरण यानी पॉलिसी टूल, भूमि उपयोग की योजना, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए जल कृषि और
अन्य उपयोगों के लिए क्षेत्र निर्धारित करना, मानक, जल कृषि प्रथाओं, जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानक निर्धारित करना, वित्तीय प्रोत्साहन, जल कृषि विकास और सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, कर छूट या ऋण प्रदान करना, विस्तार सेवाएं, जल कृषि किसानों को तकनीकी सहायता, परीक्षण और जानकारी प्रदान करना, सामुदायिक सहभागिता, जल कृषि परियोजनाओं की योजना और परिचालन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। नीति परिचालन में चुनौतियां यानी चैलेंजेस इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कमजोर शासन, विनियमों में प्रभाव परिवर्तन का अभाव है और कमजोर संस्थागत क्षमता जल कृषि नीतियों की सफलता में बाधक बन सकती है। डेटा की कमी, जल कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक प्रभावों पर अपर्याप्त डेटा के कारण प्रभावी नीतियों को डिज़ाइन करना, परिपालन करना कठिन हो सकता है। हितों का टकराव, किसानों, पर्यावरण समूहों और सरकारी एजेंसियों जैसे हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा नीति विकास और परिचालन को जटिल बना सकती है। जन जागरण, जल कृषि और इसके प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी से नई नीतियों का या नियमों के प्रति प्रतिरोध पैदा हो सकता है। नीतिगत उपायों के उदाहरण, एकीकृत उत्पादन मॉडल विकसित करना। यह मॉडल उत्पादन प्रबंधन में जल कृषि के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करते हैं। सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण का परिचालन, यह विश्लेषण जल कृषि की संपूर्ण लागत और लाभ का आकलन करते हैं, जिससे बाजार तंत्र द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए लाभ भी शामिल हैं। जैविक झींगा पालन को बढ़ावा देना, इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है और जल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जल कृषि उद्यमों का लागत लाभ विश्लेषण यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA ऑफ एक्वाकल्चर वेंचर्स। जल कृषि उद्यमों का लागत लाभ विश्लेषण संभावित राजस्व के साथ उत्पादन और संचालन की लागत की तुलना करके जल कृषि परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है। इसमें जल कृषि उद्यमों की स्थापना, संचालन की लागत की तुलना इससे होने वाले लाभों जैसे मछली की बिक्री से राजस्व, रोजगार सृजन और बेहतर खाद्य सुरक्षा के साथ की जाती है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या कोई जल कृषि उद्यम आर्थिक रूप से मजबूत है। जल कृषि के लिए लागत लाभ विश्लेषण के चरण अर्थात की स्टेप्स इन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एक्वाकल्चर, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग कॉस्ट। लागत लाभ विश्लेषण के पहले चरण में लागतों की पहचान करनी होती है। यह लागतें हैं तय लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट, लागतें जो उत्पादन स्तर के साथ नहीं बदलती जैसे भूमि किराया, बुनियादी ढांचा और उपकरण। परिवर्तित कीमतें यानी वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागतें जिसमें चारा, श्रम, उर्वरक, परिवहन और कच्चा माल शामिल है। परिचालन लागतें यानी ऑपरेशनल कॉस्ट, ये जल कृषि परिचालन के दैनिक खर्च हैं जैसे बिजली, पानी आदि। लाभ की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग बेनिफिट्स। आय यानी रेवेन्यू, यह मछली या अन्य जल कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल आय है। लाभ प्रॉफिट, यह राजस्व से सभी लागतें घटाने के बाद बची हुई शुद्ध आय है। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ हैं। पर्यावरणीय लाभ जैसे जलीय अर्थात प्राकृतिक मत्स्य पालन पर दबाव की कमी। सामाजिक लाभ जैसे रोजगार सृजन। आर्थिक लाभ जैसे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। जलीय कृषि लागत लाभ विश्लेषण में विचारणीय कारक फैक्टर्स टू कंसीडर इन एक्वाकल्चर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जल कृषि के प्रकार, विभिन्न जल कृषि प्रणालियों की लागत और लाभ अलग अलग होते हैं। कल्चर्ड स्पीशीज, जल कृषि के लिए चुनी गई प्रजातियां, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य
और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को प्रभावित करती है। स्थान और वातावरण, जल की गुणवत्ता, जलवायु और बुनियादी ढांचे जैसे कारक लागत और उत्पाद को प्रभावित करते हैं। प्रौद्योगिकी, जल कृषि कार्यों में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी का स्तर लागत और लाभ दोनों को प्रभावित कर सकता है। बाजार की स्थितियाँ, बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव जल कृषि उद्यमों की आय को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव, जल कृषि में संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए, जैसे जल प्रदूषण, आवास विनाश या सामुदायिक प्रभाव। परियोजना का विश्लेषण, एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, परियोजना का विश्लेषण निम्न बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। लागत लाभ अनुपात यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो BCR, कुल लाभ की तुलना कुल लागत से की जाती है। एक से अधिक BCR लाभदायक उद्यम को चिन्हित करता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, यह भविष्य की लागतों और लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना करता है। सकारात्मक NPV यह बताता है कि उद्यम लाभदायक है। आंतरिक प्रतिफल दर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, यह छूट दर जो किसी परियोजना के NPV को शून्य के बराबर बनाती है। पूंजी की लागत से अधिक IRR वाली परियोजनाओं को लाभदायक माना जाता है। निवेश पर प्रतिफल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI एक वित्तीय अनुपात है जो किसी निवेश से होने वाली लाभ या हानि को मापता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल कृषि के लागत लाभ विश्लेषण के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एक्वाकल्चर। निर्णय लेना, CBA निर्णयकर्ताओं को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि क्या कोई जल कृषि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहारक है, क्या यह एक सार्थक निवेश है। संसाधनों का आवंटन, CBA संसाधन आवंटन निर्णयों में मार्गदर्शन कर सकता है। नीति मूल्यांकन, CBA का प्रयोग जल कृषि नीतियों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। जोखिम आकलन, संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना, जैसे कि बीमारी का प्रकोप, बाजार में उतार चढ़ाव या पर्यावरणीय परिवर्तन तथा परियोजना पर उसका प्रभाव। डेटा सटीकता, गलत निष्कर्षों से बचने के लिए लागत लाभ विश्लेषण में उपयोग किए गए आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होती है। उदाहरण, केन्या सरकार ने जल कृषि को देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2009 में मछली पालन उद्यम और उत्पादकता कार्यक्रम FFEPP की स्थापना की। केन्या के मेरू काउंटी में किए गए एक अध्ययन में मछली पालन की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग किया गया, जो लागत लाभ विश्लेषण NPV, लागत लाभ अनुपात BCR और IRR की गणनाओं पर आधारित था। इस अध्ययन का उद्देश्य FFEPP परियोजना का आर्थिक विश्लेषण प्रदान करना था। इसके अलावा अनेक उदाहरण हैं, जैसे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, केनिया और नाइजीरिया जैसे देशों ने लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग कर जल कृषि परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया है। बाजार की गतिशीलता यानी मार्केट डायनामिक्स, बाजार की गतिशीलता से तात्पर्य उन शक्तियों से है जो बाजार के व्यवहार और प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। जल कृषि बाजार विभिन्न कारकों से प्रेरित होकर विकास और परिवर्तन के एक गतिशील दौर से गुजर रहा है। इन कारकों को समझना और चुनौतियों का सामना करना उद्योग के भविष्य की सफलता और समुद्री खाद्य की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाजार की गतिशीलता के कुछ प्रमुख पहलू हैं। आपूर्ति और मांग में उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव बाजार की गतिशीलता के प्रमुख चालक हैं, जो वस्तुओं की उपलब्धता से लेकर उपभोक्ता खर्च तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। प्रतिस्पर्धी ताकतें, बाजार में अन्य व्यवसायों की उपस्थिति और रणनीति भी बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करती है तथा मूल्य निर्धारण
उत्पाद विकास और विपणन को प्रभावित कर सकती हैं। बढ़ती मांग, शहरीकरण, बढ़ती आय और प्रोटीन युक्त आहार को प्राथमिकता के कारण जलीय कृषि उत्पादों सहित समुद्री खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएं, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में बदलाव से मांग में परिवर्तन हो सकता है तथा बाजार की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। जंगली मछली स्टॉक में गिरावट, अत्यधिक मछली पकड़ने तथा अन्य कारकों के कारण जंगली मछलियों की संख्या में कमी आ रही है, जिससे जल कृषि समुद्र खाद्य आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। सरकारी सहायता, कई सरकारें जल कृषि विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। प्रौद्योगिक प्रगति मौजूदा बाज़ारों में उथल-पुथल मचा सकती है, नए अवसर पैदा कर सकती है और कंपनियों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। आर्थिक स्थितियाँ, मुद्रास्फीति, ब्याज दर और बेरोजगारी जैसे आर्थिक रुझान उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बाजार की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय अंतर, एशिया प्रशांत क्षेत्र, विशेषकर चीन, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अनुकूल परिस्थितियों और सरकारी समर्थन के कारण जल कृषि बाजार पर हावी हैं। स्थिरता संबंधित चिंताएं, पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता और सतत खाद्य उत्पाद की आवश्यकता अधिक जिम्मेदार जल कृषि प्रथाओं को अपनाने को प्रेरित कर रही हैं। चुनौतियाँ, जल कृषि उद्योग में चुनौतियों में रोग, पर्यावरणीय प्रभाव, स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। अब आते हैं मूल्य निर्धारण पर, यानी प्राइसिंग। जल कृषि में मूल्य निर्धारण कई जटिल कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को समझना उत्पादकों के लिए अपनी लागतों का प्रबंधन करने, सूचित निर्णय लेने और बाजार जोखिमों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य श्रृंखला और मूल्य निर्धारण। मूल्य श्रृंखला खेत से लेकर उपभोक्ता तक उत्पादन और वितरण के विभिन्न चरण, जिसमें से प्रत्येक का अपना मूल्य और मार्जिन होता है। मूल्य निर्धारण, फार्म गेट मूल्य, यह मूल्य जो किसी उत्पादक को अपनी मछली के लिए फार्म या प्रथम विक्रय स्थान पर प्राप्त होता है। थोक मूल्य यानी होलसेल प्राइस, थोक विक्रेता द्वारा भुगतान किया गया मूल्य जो फिर खुदरा विक्रेताओं को बेचा जाता है। खुदरा मूल्य यानी रिटेल प्राइस, बिक्री के समय उपभोक्ता मछली के लिए जो कीमत चुकाते हैं। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, आपूर्ति और मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मौसमी, कुछ मछली प्रजातियां विशिष्ट मौसम में प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिसके कारण आपूर्ति और मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में जब खपत अधिक होती है तो कुछ मछली प्रजातियों की खुदरा कीमत अधिक हो जाती है। उत्पाद लागत, लाभदायक विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय चारा, श्रम, ईंधन, उपकरण सहित उत्पाद की समग्र लागत पर विचार किया जाना आवश्यक है। अधिक गहन जल कृषि प्रणालियों में प्रारंभिक निवेश अधिक हो सकता है, लेकिन इससे उत्पादन और लाभ भी अधिक हो सकता है। बाजार की स्थितियाँ, वैश्विक बाजार और व्यापार गतिशीलता जल कृषि मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मांग, आय विनियमन और वैकल्पिक समुद्री खाद्य स्रोतों की उपलब्धता जैसे कारक कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। विपणन लागत, परिवहन और प्रसंस्करण सहित उच्च विपणन लागत उत्पाद को मिलने वाले अंतिम मूल्य के हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। वैश्विक कारण, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, युद्ध और जलवायु संबंधित प्रभाव जैसी वैश्विक घटनाएं भी चारा जैसे इनपुट की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे जल कृषि में कीमतों में उछाल आ सकता है। भौगोलिक स्थिति, मांग, उत्पादन पद्धति और बाजार पहुंचने में क्षेत्रीय
स्तर के कारण मूल्य निर्धारण में भिन्नता हो सकती है। उपभोक्ता वरीयता विभिन्न प्रकार की मछलियों और समुद्री खाद्य उत्पाद की मांग का स्तर अलग अलग हो सकता है, जिससे उनकी कीमतें प्रभावित होती हैं। उत्पादन जोखिम रोग, पर्यावरण परिवर्तन या मौसम संबंधित घटनाएं जैसे कारक उत्पादन और परिणाम स्वरूप कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा, विपणन और वितरण लागत अंतिम उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक के हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। लाभ को अधिकतम करने के लिए विपणन और वितरण चैनलों में दक्षता महत्वपूर्ण है। कीमत तय करने की रणनीति, लागत से अधिक मूल्य निर्धारण। इस पद्धति में कुल उत्पादन लागत की गणना करना और विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए मार्कअप जोड़ना शामिल है। मूल्य आधारित कीमतें, यह उपभोक्ता के लिए उत्पाद के कथित मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है तथा गुणवत्ता, ब्रांड प्रतिष्ठा और सुविधा जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, इस रणनीति में प्रतिस्पर्धी समुद्री खाद्य उत्पाद की कीमतों के आधार पर कीमतें निर्धारित करना शामिल है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। सुखात्मक मूल्य निर्धारण, यह विधि किसी उत्पाद की विशेषताओं जैसे आकार, प्रजाति और उत्पत्ति के आधार पर कीमतों का अनुमान लगाने के लिए प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करती है। जल कृषि पर मूल्य निर्धारण का प्रभाव, उत्पाद लाभ, कीमतों में उतार चढ़ाव से अनिश्चितता पैदा हो सकती है और जल कृषि व्यवसायों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। बाजार पहुंच, ऊंची कीमतें कुछ जल कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंचने को सीमित कर सकती हैं, जबकि कम कीमतें उत्पादों के लिए लागत को पूरा करना कठिन बना सकती हैं। उद्योग स्थिरता, सतत जल कृषि पद्धतियाँ दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से मूल्य में उतार चढ़ाव के संदर्भ में। मूल्य ट्रैकिंग के लिए डेटा और उपकरण, एफबीआई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मछली बाजार। एफबीआई अंतर्राष्ट्रीय मछली बाजार का एक प्रमुख बैरोमीटर है जो मत्स्य पालन और जल कृषि वस्तुओं की कीमतों में मासिक परिवर्तन पर नज़र रखता है। ग्लोबल फिश मूल्य डैशबोर्ड विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करते हुए यूरोपीय बाजार में 350 से अधिक मत्स्य उत्पादों के लिए साप्ताहिक मूल्य प्रदान करता है। अब हम जानते हैं निर्यात क्षमता यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में। निर्यात क्षमता से तात्पर्य किसी उत्पाद या सेवा को विदेशी बाजार में सफलतापूर्वक विक्रय किए जाने की संभावना से है। बाजार में भारत में जल कृषि विशेष रूप से समुद्री उत्पाद के निर्यात की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। भारत वर्तमान में समुद्री खाद्य के शीर्ष 5 वैश्विक निर्यातकों में से एक है। हाल के दशकों में जल कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया है। इस वृद्धि का कारण जलीय जीवों का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत होना है। मौजूदा कीमतों पर भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 2013-2014 में $5 बिलियन से 2023-24 में 67.75% बढ़कर $7.38 बिलियन हो गया है। भारत के प्रमुख खाद्य उत्पाद फ्रोजन श्रिम्प का निर्यात अकेले 65.5% बढ़कर $3.2 बिलियन से बढ़कर $4.88 बिलियन हो गया है। वैश्विक जल कृषि बाजार 2024 में 310.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर आका गया है और 2025 से 2030 तक इसका 5.1% की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। निर्यात वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक हैं वैश्विक मांग,
समुद्री खाद की बढ़ती वैश्विक मांग निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। सरकारी पहल, समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण विभिन्न पहलुओं और रोड मैप के माध्यम से समुद्री खाद्य निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। प्रौद्योगिक प्रगति और अनुसंधान, जल कृषि, खेती, प्रसंस्करण और परिवहन में तकनीकी सुविधाओं से दक्षता और गुणवत्ता बढ़ रही है। बुनियादी ढांचा विकास, निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए शीत भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। विविधीकरण, भारत समुद्री उत्पादों के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसमें मछली, स्क्विड जैसी अन्य प्रजातियां भी शामिल हैं। बाजार समझौते, भारत अपने निर्यात बाजार का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहा है। गुणवत्ता और सुरक्षा, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने तथा HACCP हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रमुख चुनौतियां और अवसर, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार तक पहुंच और उपभोक्ता विश्वास हासिल करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, उत्पाद के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन संरचना सहित कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के माध्यम से उत्पादों में मूल्य संवर्धन से लाभप्रदता और बाजार आकर्षण बढ़ सकता है। अनुसंधान और विकास, जल कृषि उत्पादकता में सुधार लाने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास प्रयासों की आवश्यकता है। सतत उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करें। खाद्य एवं कृषि संगठन सतत जलीय कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने तथा सतत मूल्य श्रृंखलाओं के विकास में देश को सहायता देने में सक्रिय रूप से शामिल है। वैश्विक बाजार, भारत जलीय उत्पादों के वैश्विक बाजार में एक प्रमुख देश है तथा अमेरिका इसका एक महत्वपूर्ण आयातक है। सजावटी मछलियाँ यानी ऑर्नामेंटल फिश, भारत में सजावटी मछली व्यापार का भी काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ प्रजातियों की विविधता प्रचुर मात्रा में है तथा पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। संगठन, कई ऐसे संगठन हैं जो समुद्री उत्पाद निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय है। निजी कंपनियां, कई निजी कंपनियां जल कृषि, प्रसंस्करण और निर्यात में शामिल हैं, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जैसे संगठन सतत यानी सस्टेनेबल जल कृषि और व्यापार को समर्थन देने में भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।